वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा जीके के कुछ टॉप क्वेश्चन जो कि रिपीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो भी डिस्कस आज हम करेंगे क्वेश्चन का वो करेंगे ऑफिशियल डेटा के बेस पर, क्योंकि जो भी अपडेशन हुई है डेटा में उन सभी से जो है आप सभी अवगत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ये है 1.3%। और यहीं से हमारे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। और जो है हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा गया है? इंडिया के कुल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है पूछा गया है। अगर पूछा जाए कि इंडिया का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये कितना है? 32,87,244 स्क्वायर किलोमीटर। और एक क्वेश्चन और हमारा यहीं से बनता है कि जो हरियाणा है वो कितना एरिया कवर करता है? कुल इंडिया का वो करता है 1.3%। और हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 2.5 करोड़, यानी कि 2,54,00,000 यहाँ की जनसंख्या है हरियाणा की। अगर पूरी इंडिया की पूछ ली जाए जनसंख्या कितनी है, ये है 136,64 जो है यहाँ की जनसंख्या है इंडिया की। इंडिया की जनसंख्या 136 करोड़ और हरियाणा की जनसंख्या जो है 2.5 करोड़ के नियर बाय है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इंडिया है ये कौन से नंबर का सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल वाला देश है, ये है 7वें नंबर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है इंडिया। पर जो है इंडिया की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि ये जो क्षेत्रफल जो है, अगर बात की जाए कि कितना टोटल सरफेस एरिया जो है कवर करता है इंडिया पूरे जो है पूरे विश्व का अगर बात की जाए तो इंडिया कितना सरफेस एरिया जो है कवर करता है? ओनली 2.4। यानी कि इंडिया की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि 7वां बड़ा क्षेत्रफल का देश होने के बावजूद भी ये कितना जो है कवर करता है? 2.4 जो है एरिया कवर करता है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया एज अ कंपैरिजन पूरे वर्ल्ड से अगर किया जाए इंडिया का तो कितना सरफेस एरिया कवर करता है? 2.4%। अगर ये कौन सा है? 7वें नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है इंडिया। और इंडिया जो है जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है? 2nd नंबर पर आता है। फर्स्ट पर जो है चीन आता है। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान क्या रहता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ से तो क्वेश्चन HSSC जो है रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है, तो आपको पता होना चाहिए कि शीतकाल का समय क्या होता है। शीतकाल का समय होता है सितंबर से लेकर मार्च तक का जो टाइम होता है वो होता है शीतकाल। और शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस रहता है शीतकाल में औसत तापमान। अगर बात की जाए कि शीतकाल में किस तरह से वर्षा होती है हरियाणा में, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है शीतकाल में वर्षा होती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में किस ऋतुकाल में जो है वर्षा होती है। यानी कि अगर पश्चिमी विक्षोभ का नाम आए तो शीतकाल में वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसी तरह अगर बात की ली जाए कि हरियाणा में ग्रीष्मकाल में औसत तापमान कितना रहता है? ग्रीष्मकाल में रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। और जो ग्रीष्मकाल है वो कब से शुरू होता है? ये होता है हमारा मार्च से शुरू होता है और जो है ये जुलाई तक चलता है ग्रीष्मकाल का औसत तापमान। फरीदाबाद में बड़खल झील का निर्माण कब करवाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ से आज हम कुछ नए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि बड़खल झील कब बनवाई थी? 1947 में। और ये किस पर्पज़ से बनाई गई थी? सिंचाई करने के लिए। जो फरीदाबाद के आसपास के गांव हैं उनमें सिंचाई करने के पर्पज़ से इस झील को जो है बनवाया गया था। और ये मानव निर्मित झील है। और जो 1970 के समय 70 से लेके 90 के बीच में जो है इसे है पर्यटक स्थल जो है बनाया गया। यानी कि 70 से लेके 90 के बीच में ही पर्यटक स्थल बनाया गया है बड़खल झील को। और बड़खल झील के से थोड़ी दूरी पर एक गांव है, इसका नाम है बड़खल गांव। अगर पूछा जाए एग्जाम में बड़खल का मीनिंग क्या होता है? बड़खल का यानी कि बड़ यानी कि बिना, खल यानी कि रुकावट, यानी कि बिना रुकावट के इसका मीनिंग है बड़खल का।
और एक क्वेश्चन ये बनता है कि बड़खल जो नाम है वो किस लैंग्वेज का नाम है, ये है पर्शियन लैंग्वेज का। पर्शियन लैंग्वेज का ये शब्द है बड़खल। और ये बड़खल झील दिल्ली से कितनी दूरी पर है, आजकल एचएससी दूरी के क्वेश्चन में पूछने लगी है। ये है 32 किलोमीटर की दूरी पर है दिल्ली से बड़खल झील, फरीदाबाद में है। और कब बनी, 1947 में बनी। पर्यटन के लिए कब बनी, 1970 से 90 के बीच में। और यहाँ पर जो इसके आसपास जो रिजॉर्ट वगैरह बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, वो कब बनाए गए थे, 1972 में जो है बनाए गए। और जो बड़खल झील है, जो बड़खल नाम है वो किस लैंग्वेज का है, पर्शियन लैंग्वेज का है। निम्न में से कौन सी मृदाओं को हरियाणा में घर एवं कंधी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी मृदा को कहा गया है घर एवं कंधी, ये कहा गया है गिरिपदीय मृदाओं को। निम्न में से किस स्थान पर समुद्र गुप्त, ये है गुप्त, समुद्र गुप्त के सिक्के किस स्थान से मिले हैं, मिथाथल। निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। रोहतक को उल्लेख मिला है नकुल दिग्विजय से। और दिव्यवदान जो है ये जो है बौद्ध ग्रंथ है। और मध्यम निकाय भी जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। और ये दिव्यवदान किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ये लिखा गया है प्राकृतिक भाषा में। और ये जो है लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में। और कथा कोश क्या है, ये कुछ कथाएं हैं उनको इकट्ठा किया गया है, 8 भागों में फिर से बांटा भी गया है। 1680 में राजाराम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र था, कौन सा था, जब जाट विद्रोह हुआ 1680 में, तो वो उसका केंद्र कौन सा था, सिंसनी एवं सोधी था इसका केंद्र। किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, आप जानते हैं कि सांवलिया मेव ने भी किया, नंदराम ने भी किया, हाथी सिंह ने भी किया। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। मराठा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायक कोतवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इसका आंसर जो है राव तुलाराम कर कहते हैं, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है राव कृष्ण गोपाल। यानी कि जो सेनानी है मेरठ क्रांति के समय, वहाँ का कोतवाल कौन था, राव कृष्ण गोपाल। और यहीं से इन्होंने जो है विद्रोह किया था। किस वर्ष आए काल को नबिया का काल कहते हैं, 1833-34 में जो अकाल आया था इसी को कहते हैं नबिया का अकाल। 30 सितंबर 1803 को दौलत राम सिंधिया ने किस संधि के तहत हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। 1803 में आप सभी जानते हैं कौन सी संधि हुई थी, सुरजी अर्जन गांव की संधि। और ये किन के बीच में हुई थी, ये हुई थी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और इस जो ये संधि थी, इसका जो सन है ये भी कई बार पूछ लेते हैं, कब हुई थी, 30 सितंबर 1803 को। और श्रीरंगपट्टनम की संधि ये किन के बीच में हुई थी, ये मैसूर के जो राजा टीपू सुल्तान थे और अंग्रेज, उनके बीच में हुई थी। इनकी आंगल्य मैसूर जो हुआ था थर्ड, उसकी समाप्ति के लिए इस संधि को किया गया था। आंगल्य मैसूर युद्ध कब हुआ था, 18 मार्च 1792 को ये युद्ध हुआ था, तीसरा आंगल्य मैसूर युद्ध। इसकी समाप्ति हुई थी इस संधि से। और ये संधि किन के बीच में हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजामों के बीच। यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस संधि से। और ये छछरौली की संधि किन के बीच में हुई थी, ये हुई थी 1818 में। और विद्रोह का नेता कौन था, जोधा सिंह जो नेता था। तो इसका राइट आंसर होगा 30 सितंबर 1803 को कौन सी संधि हुई थी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी। कृष्ण गोपाल वीर सेनानी, ये क्वेश्चन फिर से आ चुका है क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये वीर सेनानी भी था और यहीं से इन्होंने जो है क्रांति की में जो है पार्टिसिपेट किया था। और ये यहाँ के क्या थे, नायब कोतवाल थे ये। और ये जो कृष्ण गोपाल जी है ये कहाँ के कोतवाल थे, हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा था, ये कहाँ के थे, मेरठ के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मेरठ। 1857 की क्रांति के समय किस रियासत के राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी, यानी कि अंग्रेजों की मदद किस रियासत के राजा ने की थी, जींद के राजा ने मदद की थी अंग्रेजों की। 1857 की जब क्रांति हुई थी उसमें। निम्न में से कौन 1916 में रोहतक कांग्रेस कमेटी के मंत्री बने और लाहौर षड्यंत्र केस में इन्होंने क्रांतिकारियों की पैरवी की। तो इसका राइट आंसर होगा लाला श्याम लाल। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया था। जो पैरवी हुई थी जो
जलियांवाला बाग की, लाहौर, वहाँ उनके में भी जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। किस स्रोत से 6वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीकंठ जनपद किस में कहा गया है, बाण भट्ट के द्वारा जो लिखी गई है हर्षचरित, इसमें जो है कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद जो है कहा गया है। पाणिनि द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी से क्यों कहते हैं, क्योंकि 8 अध्यायों को मिलाकर बनाया गया है, इसे अष्टाध्यायी कहते हैं। और ये इसमें जो है संज्ञा और प्रभाषा, लैंग्वेज से संबंधित ये बुक है। और चंद्रप्रदाय कृत पृथ्वीराज रासो, जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वीराज का संबंध कहाँ से है, करनाल के पास त्रावड़ी से। और वहीं पर जो है युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, जैसे कि आप जानते हो 1191-92 में हुआ था। और चंद्रप्रदाय कौन थे, इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने, चंद्रप्रदायी ने जो पृथ्वीराज रासो लिखी है, इसमें उन्होंने पृथ्वीराज की जो वीर गाथाएं हैं, उनके राजनीतिक सामाजिक जीवन है, उसके बारे में ही इन्होंने लिखा है। और जो हेनस्वांग है, हेनस्वांग जो है 15 साल तक इंडिया में रहे। और ये किसके समय पर इंडिया में आए थे, हर्षवर्धन, जो कि कुरुक्षेत्र है करंट टाइम में, वहाँ पर इन्होंने शासन किया था। हेनस्वांग, इन्होंने कई बार क्वेश्चन आता है कि हेनस्वांग की बुक का नाम क्या है। CU की जो है बुक का नाम है हेनस्वांग की। और ये हेनस्वांग कौन थे, ये बौद्ध भिक्षु थे और 15 साल तक इंडिया में रहे। आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरधना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए? इसका राइट आंसर है करनाल और गुड़गांव के कुछ गांव। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। सरधना की बेगम, सरधना का एरिया कौन सा था? सरधना का एरिया अलीगढ़ से लेकर सहारनपुर तक का जो इलाका है वो सरधना के अंदर आता था उस समय पे, यानी कि अलीगढ़ से सहारनपुर जो आज है वो सारा एरिया था सरधना के अंदर। और जो समरू बेगम है, इसका नाम पहले क्या था, फरजाना था। और ये कोठे पर नाचने वाली थी। इसने किससे शादी की थी, वोल्टर रेन होर्ड से इन्होंने शादी की थी। जो वोल्टर रेन होर्ड हैं, ये कौन थे, ये जो थे मुगलों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे। और इनकी इसी बात से खुश होकर जो शाह द्वितीय आलम हैं, उन्होंने इन्हें जो है सरधना का एक जागीरदार बनाया और एक उपहार के रूप में दिल्ली में किला भी इनके लिए बनवाया, जो आज भी वहाँ पर है। और उसमें बैंक का जो कार्य किया जाता है आज के टाइम में। और जो ये बेगम है, समरू बेगम, इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है। स्टैट में इससे क्वेश्चन जो है पूछा चुका है। जो समरू बेगम है, इसका पहला नाम फरजाना था। और इसे इसने जो है 48 साल तक जो है शासन किया। और इन्होंने किससे शादी की थी, वोल्टर रेनहोर्ड से। और शादी के जब इनकी मृत्यु हो गई थी इनके पति की, उसके 3 साल बाद इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया। और उनकी याद में इन्होंने एक चर्च का भी निर्माण करवाया है अपने पति की, जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? अगर तोमर शासनकाल की जानकारी हमें कहाँ से मिली है, यशस्वी तिलक चंपू। चंपू का अर्थ क्या होता है, इनकी गद और पद दोनों से जो बनता है उसे चंपू बोलते हैं। यशस्वी तिलक चंपू में जो है जानकारी मिलती है तोमर शासनकाल के व्यापार की, राजनीतिक जीवन की जो है जानकारी मिली है वो किससे मिली है, यशस्वी तिलक चंपू। और हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, बाणभट्ट के द्वारा। कथा कोश, कुछ कथाओं हैं 157 कुछ कथाएँ हैं, इनको एक जगह इकट्ठा किया गया है। राज तरंगिणी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हण के द्वारा। और राज तरंगिणी में कल्हण ने कहाँ के बारे में लिखा है, कश्मीर के राजनीतिक सामाजिक जीवन के बारे में लिखा है राज तरंगिणी में। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं? हरियाणा की अगर नदियों की बात की जाए तो हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कितनी मानी गई हैं, 8। हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि हरियाणा की भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। जो इन्होंने तो मृदा को बांटा है 6 भागों में, अगर भूमि पूछ ली जाए तो वो कितने भागों में बांटी गई है, 3। और वो 3 भूमि कौन कौन सी है, पहाड़ी भूमि, मैदानी भूमि
और रेतली। पहाड़ी भूमि, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है पहाड़ी भूमि कहाँ होती है, जहाँ पर पहाड़ होता है, यानी कि हरियाणा में कितने जगह जो है पहाड़ है। आपको पता है कि मोरनी हिल्स जो है जहाँ पर शिवालिका हमारी श्रृंखला है और अरावली श्रृंखला, इन दोनों एरिया में ही पहाड़ी इलाके हैं। और तो इन दोनों साइडों में जैसे कि उत्तर और दक्षिणी जो क्षेत्र है हरियाणा का, वहीं पर जो है इस प्रकार की भूमि मिलती है, जहाँ पर जैसे मोरनी हिल्स के आसपास के इलाकों में पहाड़ी भूमि मिलती है। और जो अरावली हिल्स है मेवात की, इधर भी जो है कुछ हिस्सों में पहाड़ी भूमि मिलती है। मैदानी भूमि, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है मैदानी भूमि। मैदानी भूमि कहाँ, जहाँ पर ज़्यादा नदियाँ बहती है। जैसे कि आप जानते हैं हरियाणा के उत्तर में वर्षा ज़्यादा होती है और यहीं पर जो है ज़्यादा जो है नदियाँ बहती है, तो यही की जो है भूमि ज़्यादा उपजाऊ मान जाती है, क्योंकि जो नदियों का पानी होता है वो काफ़ी उपजाऊ जो है भूमि, जो ऊपर की मृदाएँ हैं वो बहाकर अपने साथ लाते हैं। रेतली भूमि, अगर रेतली भूमि की बात की जाए कि हरियाणा के किस तरफ है ये रेतली भूमि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रेतली भूमि से अगर बात की जाए कि रेतली भूमि किस तरफ पड़ती है हरियाणा में, ये पड़ती है दक्षिण पश्चिम भाग में जो है पाई जाती है रेतली भूमि। और ये जो है कृषि के लिए सही नहीं मानी जाती, यानी कि उपजाऊ नहीं मानी जाती। और ये राजस्थान से चलने वाले पवनों के साथ आती है हरियाणा में। जो राजस्थान के साथ भाग हरियाणा का जो भी भाग हिस्सा लगता है, उन एरियाओं में जो है ये भूमि पाई जाती है रेतली भूमि। हरियाणा राज्य में वर्षा का औसत तापमान क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य में वर्षा का औसत तापमान है 45 सेंटीमीटर। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।